हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 5 हिंदी ग्रामर लेसन 3 शब्द विचार। आज आप सभी को शब्द के विषय में बताया जाएगा। शब्द होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। पहले समझना ये जरूरी है, शब्द है। शब्द जो होता है ये दो या दो से अधिक वाणों के सार्थक समूह को ही क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे मान लो लिख दिया जाए राम। राम क्या है, एक शब्द है। बना कैसे, वाणों के समूह से बना है। किस प्रकार से, जैसे राम हलन प्लस बड़ा आ प्लस माँ हलन प्लस छोटा। ये सभी क्या है, ये सभी जो है ये सभी वाण है। इतने वाण मिल करके राम बना है, लेकिन कैसा होना चाहिए, सार्थक समूह होना चाहिए। इसको इधर हम कर दे उसको उधर कर दे तो एक सार्थक शब्द नहीं बन सकता। इसलिए जब वर्णों का सार्थक समूह रहेगा तभी आपको एक शब्द मिलेगा। क्लियर। अब देखेंगे, और आप सबको इससे पहले बता भी दिया है कि वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है। जो वर्ण होता है और आपका एक होता है अक्षर, इन दोनों में बहुत अधिक अंतर है। वर्ण क्या होता है, वर्ण उसे कहते हैं कि जिसका मतलब जो भाषा या ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके उसी क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। लेकिन जो अक्षर होता है उसका खंड या टुकड़ा किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए छोटा हो या छोटी हो, छोटाऊ हो, ये सभी क्या है, वर्ण। मान लीजिए अगर हम का लिखते हैं और हलंत लगा दें, जैसे ही हलंत लगता है क्या हो जाता है, वर्ण हो जाता है। लेकिन यदि हलंत नहीं लगा हुआ है तो ये क्या माना जाएगा, अक्षर माना जाएगा। ये दो पॉइंट आप सबको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए हम खा लिखते हैं और अगर हलंत लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। और यहाँ पर अगर खा ऐसे पूरा लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा। तो अब इसमें जितने भी हैं सभी क्या है, सभी वर्ण हैं। क्योंकि यहाँ पे भी हलंत लगा हुआ है, यहाँ पे हलंत लगा हुआ, या स्वर है, ये सभी वर्ण इसमें आएंगे, वर्ण में आ जाएंगे। लेकिन अगर इस टाइप से लिखा गया है तो क्या हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा। इसीलिए जो वर्ण होते हैं दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को ही क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। क्लियर। इसके बाद देखेंगे शब्द के भेद। इस शब्द कितने प्रकार के होते हैं आपको ये जानना है। तो शब्द जो होते हैं इनको 3 भागों में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया, 3 भाग में बांटा गया। एक एक आप लोग पढ़ेंगे। मान लीजिए पहला भाग, पहला किसके आधार पर होगा, उत्पत्ति के आधार। पहला जो है आपका हो जाएगा उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से आएंगे, आपका आ जाएगा तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी। ये 4 पॉइंट आपके किसके आ जाएंगे, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो शब्द के 4 भेद होंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हो जाएंगे, 4 भेद होंगे, अर्थात 4 भेद हो जाएंगे। कौन कौन सा आएगा, तत्सम आ जाएगा, पहला आपका आ जाएगा तत्सम, और तद्भव, और तीसरा आ जाएगा देशी और विदेशी। देशज और विदेशी हो जाएगा, देशज, और चौथा हो जाएगा विदेशी। ये जो 4 पॉइंट हैं ये 4 किसके आधार पर आएंगे, उत्पत्ति के आधार पर आएंगे। इस उत्पत्ति के आधार पर आपके 4 भेद होंगे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब एक एक पॉइंट आपको समझना है। तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, देशज क्या होता है और विदेशी क्या होता है। तत्सम उसे कहते हैं जिसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई, अर्थात संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में आ गए, उसे कहा जाता है तत्सम। और तद्भव जो होता है वो भी संस्कृत से तो हिंदी में आते हैं, लेकिन उनका रूप क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, अर्थात बदल जाता है।
जैसे दोनों को एक साथ समझेंगे। जैसे दे दिया जाए अभी आपको निशा दे दिया जाए या दीवा दे दिया जाए, या मान लो निशा दे दिया जाए, दीवा दे दिया जाए, मान लीजिए हस्त दे दिया जाए या क्षेत्र दे दिया जाए। अब इन सभी का कोई ना कोई अर्थ निकलेगा, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलेगा वो तत्सम हो जाएगा, और उसका जो अर्थ बनकर आएगा उसी को तद्भव कहते हैं। अब निशा मीन्स क्या होगा, रात होगा, तो रात क्या हो जाएगा, आपका तद्भव हो जाएगा। दीवा मीन्स क्या होगा, दिन होगा, दिन आपका तद्भव हो जाएगा। हस्त मीन्स क्या होगा, हाथ हो जाएगा, हाथ आपका तद्भव हो जाएगा। क्षेत्र मीन्स क्या हो जाएगा, आपका खेत हो जाएगा, अब खेत क्या हो जाएगा, आपका तद्भव हो जाएगा। बस तद्भव तत्सम यही अंतर, जिसका कोई अर्थ निकले वो तत्सम, जिसका कोई अर्थ ना निकले वो क्या हो जाता है, तद्भव। निशा मीन्स क्या होता है, रात, तो निशा तद्भव तो तत्सम हो गया, और जिसका अर्थ आया तद्भव हो गया। दीवा मीन्स होता है दिन, तो दीवा क्या हो गया, तत्सम, और इसका जो अर्थ आया दिन, ये आपका तद्भव हो जाएगा। हस्त मीन्स होता है हाथ, तो हस्त क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। हस्त मीन्स होता है हाथ, हाथ क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। क्षेत्र मीन्स होता है खेत, क्षेत्र तत्सम और खेत क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट आप सबको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद आप लोग देखेंगे देशज और विदेशी, ये दोनों क्या है। देशज उसे कहते हैं जिस शब्द के निर्माण का कुछ पता ही ना हो, अर्थात हमारे देश में मतलब कि कहीं बाहर ना हुआ, हमारे ही देश में हुआ, उसका कुछ पता ही ना, उसे क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। और विदेशी उसे कहते हैं जिसका निर्माण हमारे देश में ना कर कहीं बाहर हुआ हो। अब देशज में आएगा क्या क्या, जैसे कह दिया जाए खटपट, तो खटपट क्या हो जाएगा, देशज हो जाएगा। अभी कह दिया जाए गड़बड़, तो गड़बड़ ये भी क्या हो जाएगा, देशज ही हो जाएगा। अभी कहेंगे लोटा, तो लोटा क्या हो जाएगा, हम लोग यही बोलते हैं अरे गड़बड़ हो गया, ये काम कर रहे थे, काम क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, जरा लोटा ले आइए। ये सभी किसमें आते हैं, देशज में आते हैं। विदेशी में वो आते हैं जिसका निर्माण हमारे देश में ना होकर हमारे देश से बाहर हुआ हो। जैसे अंग्रेजी है या उर्दू है, अंग्रेजी है, उर्दू है, ये सब किसमें आएंगे, विदेशी में आएंगे। जैसे ड्राइवर, कारोबार, आजाद, कैंची, लीची, ये सभी क्या होते हैं, विदेशी में आते हैं। जैसे कैंची दे दिया जाए, या मान लीजिए डॉक्टर दे दिया जाए, या अस्पताल दे दिया जाए, ये सभी क्या हैं, ये सभी विदेशी के अंतर्गत आते हैं। ये 4 पॉइंट इसके अंतर्गत आते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द बनते हैं कौन कौन से होते हैं, सब तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ये 4 किसके होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द की 4 भेद होते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट आपका है बनावट के आधार पर। दूसरा पॉइंट आपका आ जाएगा बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर भी शब्द के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला आपका हो जाएगा रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। पहला आपका हो जाएगा रूढ़ शब्द, दूसरा आपका हो जाएगा यौगिक, और तीसरा आपका हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। इन तीनों पॉइंट को आप लोग अच्छे समझ लीजिएगा। रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जिस शब्द को अगर हम 2 भाग में डिवाइड कर दें, यदि हम उसे 2 भाग में डिवाइड कर दें और दोनों का कोई अर्थ ही ना मिले, उसे क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए नदी दे दिया जाए, अब नदी को अगर हम 2 भाग में डिवाइड करें
करेंगे तो क्या होगा, उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। जैसे मान लीजिए हम कर दिए ना प्लस दी, तो ना में से कुछ नहीं बोला, दी में से कोई सार्थक अर्थ ही नहीं निकल रहा, इससे क्या कहते हैं, ऋण कहते हैं। ऋण मतलब बेकार हो गया। या मान लिया अभी पंखा कह दिया जाए तो करेंगे क्या, पंख प्लस खा करेंगे, कोई मतलब ही नहीं हुआ। ये सभी किसमें आते हैं, इस टाइप के जो होते हैं ऋण आते हैं। नहर है, पानी है, तालाब है, मछली है, घर है, मोबाइल है, किताब है, सभी किसमें आएंगे, ऋण में आएंगे। अब देखेंगे योग ऋण क्या होता है, जितने आपके दीर्घ संधि समास में आते हैं सभी यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक उसे कहते हैं किसी भी शब्द को दो भाग में डिवाइड कर दिया जाए या बांट दिया जाए और दोनों का कोई ना कोई अर्थ निकले, उसे कहा जाता है यौगिक शब्द। जैसे अगर कह दिया जाए हिमालय, हिमालय कहा गया, जिसको दो भाग में हम डिवाइड करेंगे, एक हो जाएगा हिम और एक हो जाएगा आलय। तो हिम मीन्स बर्फ होता है, आलय मीन्स घर, दोनों का सार्थक अर्थ निकल रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। और यौगिक मीन्स क्या होता है, जोड़। मान लीजिए क्या दिया जाए देवालय, इसको भी देखेंगे तो हो जाएगा देव प्लस आलय हो जाएगा। देव मीन्स देवता, आलय मीन्स घर अर्थात देवता का घर, देवालय अर्थात इस टाइप के जितने भी शब्द आएंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, यौगिक शब्द हो जाएंगे। इसके बाद योग ऋण शब्द किसे कहते हैं, योग ऋण शब्द उसे कहते हैं कि दो सार्थक शब्द आए लेकिन उन दोनों का कोई अर्थ ना हो बल्कि कोई तीसरा उसमें आ जाए, उसे कहा जाता है योग ऋण शब्द। पहले योग होता है, उसके बाद वो ऋण हो जाता है, बेकार हो जाता है। और इसमें कौन सा क्या आता है, जितने भी बहुब्रीहि समास में आते हैं शब्द सभी योग ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे कह दिया जाए अभी दशानन, इसका हो जाएगा 10 प्लस आनंद हो जाएगा। 10 मीन्स 10, आनंद मीन्स मुक्त, तो दोनों का अर्थ निकल रहा है यहाँ पर। लेकिन तीसरा आ जा रहा है, दोनों को मिलाकर क्या आ रहा है, रावण हो जा रहा है। यही जो तीसरा आ जा रहा है इसी के कारण जो कहा जाता है योग ऋण शब्द। दूसरा है जिसे मान लो अगर दे दिया जाए लंबोदर, लंबोदर दे दिया गया, इसका क्या हो जाएगा, लंब प्लस उदर हो जाएगा। लंब लंबा, उदर में पेट, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, गणेश हो जाएगा। तीसरा आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, योग ऋण शब्द कहलाते हैं। तीनों का अगर छोटे में समझाया जाए तो ये कहा जाएगा जिस शब्द को दो खंडों में डिवाइड किया जाए उसका कोई अर्थ ना निकले उसे कहा जाता है ऋण शब्द। और यदि कोई शब्द हो उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया जाए और दोनों का कोई ना कोई अर्थ निकले उसे कहा जाता है यौगिक शब्द। और यदि किसी शब्द को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाए और उसका अर्थ निकले लेकिन कोई तीसरा यदि आ जा रहा है उसे कहा जाता है योग ऋण शब्द। यौगिक में जितने दीर्घ संधि में आते हैं सब जितने दीर्घ संधि में होते हैं वो सभी दीर्घ संधि में जितने भी शब्द आए सब यौगिक शब्द होंगे। और बहुब्रीहि समास में जितने भी शब्द आते हैं सब योग ऋण शब्द कहलाते हैं। अर्थात बनावट के आधार पर जो शब्द होते हैं तीन होते हैं, ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। इसके बाद देखेंगे प्रयोग के आधार पर। अब प्रयोग के आधार पर कितने शब्द कितने होंगे, तीसरा पॉइंट आपका है प्रयोग के आधार पर शब्द। तीसरा है प्रयोग के आधार पर शब्द। ये कितने होते हैं, दो भेद, इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक विकारी होता है और एक अविकारी होता है। एक आपका होता है विकारी और दूसरा आपका होता है अविकारी। अब दोनों में अंतर क्या है, किसको विकारी कहेंगे और किसको अविकारी कहेंगे। विकारी उसको कहा जाता है जिसमें लिंग वचन कारक विभक्ति का प्रयोग करने पर उसमें परिवर्तन हो जाए उसे कहते हैं विकारी शब्द। और जिस वाक्य में और जिसमें लिंग वचन कारक
कहा जाता है अविकारी शब्द। अब एक एक देखेंगे विकारी शब्द में क्या क्या आए। जैसे मान लो दे दिया जाए लड़का, अगर वैसे देखा जाए जैसे सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है और क्रिया, ये चार ऐसे होते हैं जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और प्लस क्रिया। इन चारों में परिवर्तन हो सकता है। अगर हम लिंग वचन कार्य विभक्ति के अनुसार देखेंगे तो ये बदला जा सकता है, लेकिन जो अधिकारी में आता है इसमें क्या क्या आएगा। जैसे मान लिया जाए क्रिया विशेषण या संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, इस टाइप के जो आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और एक आपका हो जाएगा विस्मयादि बोधक। मतलब चार होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन आप सबको इन सब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप लोग छोटे में ही समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए अभी कहा जाए राम, राम विद्यालय जाता है, इतना दे दिया गया। अब क्या राम के स्थान पर हम श्याम लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि श्याम विद्यालय जाता है, मोहन विद्यालय जाता है। इसका मतलब संज्ञा में भी विकार उत्पन्न हो सकते हैं। इस टाइप के जो होते हैं उसे कहते हैं विकारी शब्द। अब कहा जाए वह विद्यालय जाता है, सर्वनाम में भी परिवर्तन हो जाएगा। विशेषण मान लीजिए कहा जाए कि राम पढ़ने में अच्छा है, तो अब यहाँ पे हम अगर मान लीजिए लिंग बदल दें, राम के स्थान पर हम सीता कर दें, तो विशेषण बदल जाएगा, अच्छी हो जाएगा वहां पर जाकर के। तो इसमें परिवर्तन हो, जिसमें परिवर्तन हो जाए लिंग वचन कार्य विभक्ति के अनुसार उसे विकारी कहते हैं, जिसमें ना परिवर्तन हो उसे अविकारी कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्रिया विशेषण दिया जाए कि वह धीरे धीरे जाता है। अब ये धीरे धीरे क्या है, इसको कहते हैं क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा। वह जाता है, कैसे जाता है? धीरे धीरे जाता है। तो अब इसको भी हम अगर बदले, यहाँ भी बदलते, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। वहां के जगह पे अगर हम मैं लगा दे कि मैं धीरे धीरे जाता हूँ, धीरे धीरे वही रहेगा, ये भी बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा। चाहे सीता जाए, चाहे गीता जाए, चाहे जो बदले, लेकिन इस क्रिया विशेषण में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए इसको कहा जाता है अविकारी शब्द। या संबंध बोधक हो, जैसे मान लीजिए और दे दिया जाए, अब मोहन और सोहन विद्यालय जाते हैं, तो मोहन और सोहन हो चाहे सीता और गीता, लेकिन और में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इसको अविकारी शब्द कहा जाता है। या विस्मयादि बोधक दे दे, जैसे दे दिया जाए हे। अब हे आप क्या कर रहे हो? हे आप क्या कर रही हैं? चाहे जितना हम बदले, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्लियर? आपका ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे जितना हो सकेगा। बाद में पीडीएफ बनाकर आप सभी के पास से भेज दिया जाएगा। ओके, जो पॉइंट नहीं समझ में आया होगा आप कॉल करके समझ लीजिएगा।